हेलो फ्रेंड्स, मैं एन पांडे, लाइव एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो हम सभी पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के आगे हम पढ़ते हैं अगली कड़ी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है मैं भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब यह अधिनियम आया तो लॉर्ड मिंटो जो कि 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वायसराय चुने जाते हैं भारत में, और जॉन मोर्ले भारत के राज्य सचिव, ये दोनों भारतीय प्रशासन अधिनियम, भारतीय प्रशासन सुधारक समर्थक थे। ये चाहते थे भारत में प्रशासन सुधरे, इसीलिए इन्होंने जो भी सुधार किया उन्हें जाना गया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया, इसीलिए अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से कई चीजें निकल के बाहर आती हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे पहला नंबर, भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी भारतीय अब प्रशासन और विधिक निर्माण दोनों में अपना प्रतिनिधित्व दे सकते थे। यानी अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी बनाते सारी विधि, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व शुरू हो गया। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी हुई, केंद्रीय विधान सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो कि पहले 16 थी उससे बढ़ा करके 60 कर दी गई। अतिरिक्त पदों को सदस्यों का मतलब होता है गैर सरकारी सदस्य। तो इसमें कितने गैर सरकारी सदस्य 35 चुने गए, जिसमें में से 27 निर्वाचित होकर आते थे, 5 मनोनीत हो गए। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी शक्ति बढ़ा दी गई। मतलब कहने का ये है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे उसमें शक्ति बढ़ा दी गई। ये कहा गया कि अब बजट पर विवेचना की जा सकती है, यानी बजट जो आने वाला है भारत का उस पर विवेचना की जाती है। मतलब अपना मत नहीं हम दे सकते हैं कि नहीं कंफर्म ऐसा करना ही जाए, लेकिन बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछा जा सकता था। यानी अब यहाँ आंसरेबल गवर्नमेंट आ गई, और जो कि माना जाता है जो सरकार आंसर देती है वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो केंद्रीय परिषद और क्या बोलते हैं प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका जवाब देने के लिए दोनों परिषदें अधिकृत की गई। और क्या कहा गया, सदस्यों को लोकहित पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर कोई लगता है ये क्या कहते हैं केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को लगता है कि लोकहित पर कोई विधि बनाना चाहिए या विकसित के लिए कोई प्लान करना चाहिए, उसके लिए इन सदस्यों को क्या दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि आप वहां चर्चा कर सकते हो। अब वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ। और जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधिक सदस्य बनाया गया। मतलब ये हो गया कि ये विधिक मामलों पर अपना परामर्श वायसराय कार्यपालिका को दे सकते थे। तो इस प्रकार इस अधिनियम के कई सुधार आए, कई विशेषताएं हैं। जैसे कि आपने देखा कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया, चाहे प्रशासन हो चाहे विधि निर्माण हो, दोनों में उन्हें अपना प्रतिनिधित्व दे दिया गया कि अपना आपका भी प्रतिनिधित्व आप बताइए कि क्या कैसे क्या है। और केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त पदों की संख्या बढ़ा दी गई, 16 से बढ़ा करके क्या कर दी गई, 60 कर दी गई, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 32 थी। 32 में से 27 निर्वाचित होकर आते थे और 5 मनोनीत किए जाते थे। और साथ ही साथ केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों की शक्तियों का थोड़ा सा विस्तार किया गया। और एक बात कही गई कि बजट पे विवेचना कर सकते हैं सदस्य और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न का जवाब देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधानसभा अधिकृत की गई कि आप जवाब जरूर दोगे। और सदस्यों को
लोकहित पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। और वायसराय, और सबसे बड़ी बात नीचे वाला आप देखिए, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य, पहली बार कोई भारतीय सदस्य नियुक्ति किया गया किसमें? वायसराय की कार्यपालिका में। और उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें कौन सा विभाग सौंपा गया? विधिक सदस्य ने चुना गया। हो गई। हाँ, इसके आगे इस सब्जेक्ट की बहुत सारी विशेषताएं और भी है, जैसे संप्रदाय निर्वाचन की स्थापना हुई है इस एक्ट के माध्यम से। इनमें क्या कहा गया? मुस्लिमों के, देखिए मुस्लिमों के हित के लिए कहा गया था, मुस्लिमों के पक्ष के लिए कहा गया था। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व को रखा गया। कहा गया कि मुस्लिम अपने प्रतिनिधित्व के लिए अपनी वोटिंग राइट का यूज करेंगे। इसमें कौन कौन दे सकता था? जो इनके पास पूंजी अधिक थी वो दे सकते थे, इनका शिक्षा अधिक थी वो दे सकते थे। बाकी लोगों को नहीं दिया गया था, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। और हिंदू के लिए वोट डाल सकता था, मुस्लिम के लिए वोट डाल सकता था। देखिए यहाँ से विभाजन, जो भारत आगे चल के विभाजन हुआ मुस्लिम और हिंदू में, विभाजन का रिव्यू यहीं से पड़ी थी। अगर सांप्रदायिक अलग अलग निर्वाचन का सिस्टम यहाँ से ना शुरू हुआ होता तो कभी भारत दो विभागों में न बढ़ जाता। और महिलाओं को वोटिंग राइट की बात आती है तो 1919 में ब्रिटिश में आया जब महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, और अमेरिका में इतने पहले हो जाने का 1921 में मिला। तो इनको कहां से मिल जाता वोटिंग राइट महिलाओं को? भारत में, क्योंकि राज तो ब्रिटिश सरकार ही कर रही थी उस समय, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म माना जाता है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से प्रेसिडेंसी और कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों को क्या दिया गया? अलग अलग अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार दे दिया गया। 1917 में भारत के नए राज्य सचिव चुने जाते हैं मिस्टर मॉन्टेग्यू जो थे वो मोरले जी से ज्यादा प्रशासन सुधार के समर्थक थे। ये चाहते थे भारत में और अच्छा प्रशासन आए और बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ का सुधरे। तो उन्होंने वो भारत आए और भारत के जो उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनसे मिले। और इनसे मिलने के बाद ये पूरे भारत में राजनीतिक अवस्थाओं का जांच किया, जायजा लिया पूरे भारत में घूम करके, और उसकी एक रिपोर्ट बनाई। और उस रिपोर्ट को वहां पर ले जाके प्रकाशित किया, जिस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? मार्टफोर्ड योजना कहते हैं, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई। इसी के आधार पर 1919 का एक्ट आता है, और जिससे धीरे धीरे बहुत सारे सुधार की बातें की जाती हैं। खैर पार्लियामेंट तो सुधार बहुत मोटा नहीं, सही खरा उतरा अपनी जगह पर, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं न्यू तो रखी दी थी। बहुत सारी बातें और भी कहेंगे इसमें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप देखिए। और इसमें आगे चलकर 1919 में आपका आ जाएगा स्वशासन, भारत में स्वशासन की विधि आ जाएगी धीरे धीरे, और आंदोलन शुरू हो जाएंगे तमाम। इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो हमें लगता है वीडियो आपको सब समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। रिपीट करिए, एक बार दो बार देखिए। ये थोड़ा टफ, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे टफ जो पार्ट है वही यही है। जैसे आपका संवैधानिक विकास खत्म होता है तैसे बाकी की चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रयास करोगे इसको सीखने का। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।